आप बचाओ। और फिर आज तो जम के बारिश हो रही है पूरी, है ना। बड़ी देर से ड्यू थी। हाँ जी बताओ, तो क्वेश्चन हुआ। बताओ भाई, किस किस का हो गया ये? इसमें आई थिंक वी आ जाएगा। एम जी टी ओवर एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आता है बच्चों। और ये आता है बच्चों। तो सबको समझ आ गया होगा बच्चों, है ना। मतलब बेसिक टेक्निक हम क्या फॉलो करते हैं कि पहले तो रॉड को बैटरी बना के करंट की इक्वेशंस लिख दो, फिर रॉड के ऊपर मैकेनिक्स की इक्वेशंस लिख दो, राइट। ओके। हाँ बच्चों, तो इसमें एक्सरसाइज जीरो ई पार्ट, एनी डाउट? हाँ, इसमें बच्चा एक सेकंड क्वेश्चन देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है। मतलब हमें फोर्स दे दी, तो फाउंड दैट फ्रेम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए तो आपने वीबीएल लगाया, इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये कर दिया, एफ इज इक्वल टू आई बी एल। अच्छा, इससे वी निकला, और ईएमएफ इंड्यूस तो निकल ही आया, वीबीएल, है ना।
अब देखो बच्चों, सी पार्ट जो है, तो सी और डी पार्ट्स एक जैसे हैं। आपको पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ना। तो अब सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है, और ये पूरे फ्रेम की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना। तो आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो, जो कि बन गई 2/80 बच्चों, है ना। तो उससे आप हर इंडिविजुअल पार्ट की रेजिस्टेंस लिख सकते हो। तो जैसे जो ए बी पार्ट है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 2/80 × 8 0.2 हो गई। ऊपर वाले पार्ट की हो गई 2/80 × 32। अब सोचो, आपके लिए ये जो ब्रांच ए बी है, वो किस तरीके की ब्रांच है। एक ऐसी ब्रांच जिसकी रेजिस्टेंस भी है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और वहां पे एक बैटरी भी लगी हुई है। तो आप कैसे लिखोगे, किरचॉफ वी ए प्लस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो यहां से आपके पास, मतलब जो भी वी बी माइनस बी ए या वी ए माइनस वी बी, इसकी वैल्यू निकल आएगी बच्चों। ठीक है। ऐसे ही जो ऊपर वाली ब्रांच है, मतलब चाहे ऊपर वाली बीसी कह लो या सीडी कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें क्या होगा, उसमें कोई बैटरी तो नहीं है, बट आईआर के कारण तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मतलब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो जाता है कि जैसे उन्होंने सीडी पूछा है, तो हमारे माइंड में एकदम जल्दी से आता है कि बीबीएल लगा के जीरो ही आ गया, है ना। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ईएमएफ नहीं पूछा। क्लियर बच्चों। और कोई क्वेश्चन। ये तो वही केस है ना, आखिरी वाला तो जो मैंने दिया था। एक्सरसाइज 1 बच्चों। इसमें कोई डाउट बच्चों। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो आइडियली अभी नहीं होना चाहिए था, है ना। मतलब अगर आप देखो तो उसमें तो आप कुछ ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सी फोर्सेस कैसे क्या लग रही हैं, कि भाई बार मैग्नेट के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, उसको तो आप कुछ इसी तरह बात ही नहीं कर पाओगे उसके बारे में। या कर सकते हो, कर सकते हो ऐसे। कैसे। कॉपर ट्यूब है, मतलब कंडक्टर हो गया। अगर बार मैग्नेट ऐसे गिर रहा है उसकी तरफ, पूछा क्या। हाँ,
चलो, मतलब शुरुआत में क्या होगा, हमें पता है कि जैसे मान लो इसका नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल इधर है, तो कॉपर है, कंडक्टर है, तो उसके अंदर करंट इस तरीके से कुछ इंड्यूस होगा कि इसका नॉर्थ पोल ऊपर को बने, वो बाहर मैग्नेट को अपोज करे, है ना। तो जब बाहर मैग्नेट एंटर कर रहा है उस टाइम पे तो क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी हो जाएगी डेफिनेटली। सेम बात जब वो एग्जिट कर रहा होगा तब भी होगी। जब वो अंदर है बच्चों मैग्नेट कंप्लीटली, तब क्या हो रहा होगा, हमें क्वेश्चन में कहा है कि लॉन्ग ट्यूब है और आपको पूछा आफ्टर सम टाइम, मतलब जब बार मैग्नेट ऐसे कहीं इन बिटवीन है तब क्या होगा। उस टाइम पे बच्चों ऐसा हो जाएगा कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कांस्टेंट सी हो जाएंगी कॉपर के थ्रू, है ना। अगर लॉन्ग ट्यूब है और बार मैग्नेट कंप्लीटली अंदर है, तो मतलब चाहे बार मैग्नेट इस मतलब, बच्चों मैं 1 मिनट के लिए बार मैग्नेट को छोटा सा दिखाता हूँ। तो चाहे बार मैग्नेट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब वो बाहर निकल रहा होगा, तब ऐसा होगा कि एक पोल की फील्ड लाइंस अंदर रह गई, एक की बाहर रह गई, तो कुछ चेंज आएगा, है ना। तो उस टाइम पे तो फिर चेंज आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगी। लेकिन जो इन बिटवीन वाला पार्ट है उस टाइम पे एक्सेलरेशन जी ही रहेगी। राइट बच्चों, समझ आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम मोशनल ईएमएफ का ही अगला केस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एज, मतलब विच इज द केस ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो ये केस बच्चों कुछ इस तरीके का है कि मान लो ऐसे एक पतली सी रॉड है विच इज hinged at पॉइंट P और दूसरा एंड है Q। ठीक है, और ये सारे रीजन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। इस रॉड की लेंथ L है, ठीक है, एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है बच्चों, सिचुएशन क्लियर है सबसे पहले। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें,
हाँ जी। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, हम ये देखें कि क्या ये मोशनल ईएमएफ का केस बन रहा है। बताओ मुझे, मतलब क्या यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। बताओ भाई सारे। आदित्य जैन, तनवीर, तुम तो बिल्कुल क्लास से अब गायब ही हो गए हो, है ना। कोई मतलब ही नहीं रहा आपको। लेक्चर सुनते हो या साथ में यूट्यूब ही खोला होता है। आदित्य जैन, तनवीर हो क्लास में कि नहीं। तनवीर, वेयर आर यू। तनवीर, मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप कि हमें दिख रहा है कि वो पाई एल स्क्वायर रीजन की फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, राइट। तो इसका मतलब ईएमएफ तो इंड्यूस होएगी। सेकेंड स्टेप, अब बताओ बच्चों, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, पी एंड क्यू, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। पी, राइट। ये कैसे पता चला। आज करंट से थोड़ी पता चला, पोटेंशियल से करंट पता चलता है। करंट से थोड़ी पोटेंशियल का पता चलता है। तो हम रॉड के ऊपर बच्चों कोई भी पार्ट लें, अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो ऐसे होएगी। तो v क्रॉस b से पता चल रहा है हमें। और देखते हैं कौन कौन क्लास में नहीं है। चैतन्य, तुम हो क्लास में। हर्षित, मदान, अंशुमन, लवेश। हर्षित, मदान, लवेश, आर यू इन क्लास।
ओके। अच्छा आप बच्चों ये बताओ, क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि जो रॉड के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, है ना? तो इसका मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ईएमएफ के में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना? तो हर पार्ट को एक छोटी सी बैटरी मान लो। तो आगे ट्राई करो, खुद से निकालो कि कितनी ईएमएफ आएगी पॉइंट्स पी एंड क्यू के बीच में। हाँ ठीक है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, अगर हम रॉड का कोई पार्ट लें छोटा सा, dx, इसकी वेलोसिटी हो गई v, जो कि हो गई ओमेगा एक्स ना। तो ये dx पोर्शन के अक्रॉस क्या ईएमएफ हुई? vbl, है ना?
तो जो टोटल ईएमएफ है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। वो बन गया हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर। हाँ जी बताओ, इसमें कोई डाउट? ओके बच्चों, अब ये सोचो बच्चों ध्यान से, अगर मैं रॉड की जगह एक डिस्क ले लूं, तो क्या आंसर आना चाहिए? मतलब आपको डिस्क का रेडियस आर दिया हुआ है। तो सेम ही पड़ेगा, बात है ना, यहाँ पर भी जो ईएमएफ होएगी वो वही हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस तो उसी एरिया की कट रही है ना। जस्ट इमेजिन करो कि एक रॉड थी लेंथ आर की, तो एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन ही बनी ना। तो चाहे डिस्क होती, चाहे एक पार्ट ऑफ डिस्क होता,
राइट बच्चों, ये बात क्लियर है सबको? ओके, तो एक एग्जांपल ट्राई करो। ऐसे एक रॉड PQ के अबाउट घूम रही है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी, एक पॉइंट हमने R भी ले लिया रॉड के ऊपर, ठीक है, तो बेसिकली ये लेंथ्स हो गई L/4 एंड 3 L/4। तो फाइंड VR माइनस VQ। हाँ, तो रॉड इज रोटेटिंग अबाउट P। करंट ठीक है। ठीक है बच्चों।
यस, तो बच्चों इसका आंसर 7/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली बस ध्यान क्या रखना है कि आप सीधा आर और क्यू का नहीं निकाल सकते, आपको कैसे करना पड़ेगा। आप पहले तो बड़ी रॉड मान लो, तो उससे आप वीपी माइनस वी क्यू निकाल लोगे। फिर छोटी रॉड मान लो, उससे आप वीपी माइनस वी आर निकाल लोगे, है ना। और इनको सब्ट्रैक्ट करके फिर आप वी आर माइनस वी क्यू निकाल लोगे। इजंट इट, सीधा नहीं निकाल सकते थे। बस ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ L/4 रॉड घूम रही है, राइट। हाँ, या ऐसे सोच लो कि इंटीग्रेशन ही कर दो और उसमें लिमिट्स लगा दो, बिल्कुल। क्लियर बताओ। ओके, एक बजे ये ट्राई करना। लेट से कुछ इस तरीके की रॉड है, ये एल शेप। ठीक है, तो इस केस में फाइंड वीपी माइनस वी क्यू।
करण गुरसाहिल, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपका वीपी माइनस वीक्यू जो आएगा, वो आएगा हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा हाफ बी ओमेगा बी स्क्वायर। वैसे काफी लोगों ने ये आंसर किया, बट कुछ लोगों ने ये आंसर किया कि वीपी माइनस वी क्यू इज हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर। मतलब उनका फर्स्ट पार्ट का आंसर था हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का आंसर था 0। तो बच्चों सोचो जरा ध्यान से। हाँ, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा ना भाई, एरिया कितने पोर्शन का कट रहा है।
खैर, हो गया ना क्लियर ये? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? इसमें गलती होने का चांस रहता है। ओके, बच्चों एक ना मेरे पास डाउट आया था आप में से एक दो लोगों का, कि अगर आपको याद हो कि ये जो, जब हमने मोशनल ईएमएफ डिराइव किया था, तब तो हमने ये कर दिया था ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बैलेंस कर दी थी, जिस कारण से वो ई आ गया था वी क्रॉस बी करके, हाँ। तो डाउट ये है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होगी, है ना, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन लें। तो फिर क्या हम, मतलब वही सेम अप्रोच लगा सकते थे, ई ई को ई वी क्रॉस बी से बैलेंस करके? सोचो सर। क्वेश्चन समझ गए आप बच्चों? सोचो जरा। सोचो बच्चों, बताओ मुझे क्या लगता है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि हमने जो
डिराइव किया ना E इक्वल टू वी क्रॉस बी, वो हमने एक बहुत सिंपल से केस के लिए ड्राइव कर दिया, अदरवाइज इट्स अ टफ डेरिवेशन। ठीक है, मतलब वो हमने एक बहुत सिंपल से केस के लिए करके देख लिया, और बट वो है वैलिड हर जगह। समझ गए बच्चों? मतलब हमने उसका एक सिंप्लीफाइड से तरीके से कर लिया था, असली तरीका उसका जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो सिंप्लीफाइड तरीके में हमें मतलब दिख गया था कि भाई E इक्वल टू वी क्रॉस बी होता है। तो ये याद रखो कि वो हमेशा वी क्रॉस बी ही होता है, मतलब फोर्स बैलेंस इज नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ डेरिवेशन, ऐसे कह लो। समझ गए? मतलब इट इज जस्ट अ सिंप्लीफाइड और कन्वीनियंट वे। ओके, ओके। एक मुझे बच्चों इस क्वेश्चन में बताना, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे फोर्थ, इसका क्या आंसर बनेगा? बी या सी? एंड वाई? मुझे जहां तक याद आ रहा है, मेरे ख्याल मैंने सी बोल दिया था आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होएगी। एक बार बच्चों दोबारा सोचना कि बी आएगा या सी आएगा। बच्चों इसका बी आएगा ना, मतलब अगर आप सोचो ये सिचुएशन बिल्कुल, मतलब जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था ना उसका ऑपोजिट है। हमने क्वेश्चन किया था कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिर रहा है ना। ये क्या सिचुएशन है कि मैग्नेट कंडक्टर के अंदर गिर रहा है। तो इस केस में इक्वेशंस लिखना तो मुश्किल है, ठीक है, बट थोड़ा सा हम समझ इस तरह सकते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट गिर रहा होगा बच्चों, ठीक है, अब अगर मैं ऐसे इस ट्यूब का कोई भी एक पार्ट लूं, एक लूप लूं, है ना, इसको छोटे छोटे रिंग्स में ब्रेक कर लो, यस, उससे बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस बन जाएगा। तो हर रिंग के लिए तो फ्लक्स बढ़ रही है ना, एक एक करके। तो मतलब उसको पहले रिंग वन ने अपोज किया, फिर रिंग टू ने अपोज किया, फिर रिंग थ्री ने अपोज किया, तो ये तब तक चलता जाएगा, तो जब तक
उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही ना हो जाए। ठीक है बच्चों, इसको मतलब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली ना इस कंसेप्ट को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। पहला तरीका जो सबसे वेग है वो तो ये है कि अगर आप इस तरह सोच पाओ कि ये वाला केस और जो हमने किया था टर्मिनल वेलोसिटी वाला, कि कंडक्टर फील्ड के अंदर गिर रहा है, कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशंस हैं, और दो हम मैथमेटिकली उनको डायरेक्टली किसी तरह से रिलेट नहीं कर रहे, राइट। दूसरा तरीका है ये वाला, रिंग्स में ब्रेक करके सोचने का। ठीक है। तीसरा तरीका बच्चों अभी हमने पढ़ना है, वो आगे आएगा। बेसिकली आप आगे देखोगे ना, एक टॉपिक है अपना, अच्छा मतलब इसमें नहीं है, थ्योरी का एक क्वेश्चन है एडी करंट्स करके, वो भी आगे आएगा। तो जो एग्जैक्ट रीजन है वो आपको उससे समझ आएगा, उससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको एक कंसेप्ट। ठीक है, ये बात बच्चों क्लियर हो गई। ओके, इसका बच्चों पीछे क्या आंसर दिया, बी दिया सी दिया, बी होगा आई थिंक। हाँ ठीक है, ठीक। ओके, तो अब आते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंडक्टेंस। तो बच्चों इंडक्टेंस जो है वो सर्किट की एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, इन एडिशन टू जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये इंडक्टेंस इज अ न्यू प्रॉपर्टी, हम देखेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल एल। तो अभी हमें तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी का क्या काम रहता है सर्किट के अंदर। तो इस इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को बच्चों समझने के लिए मान लो हम एक सिचुएशन लेते हैं कि लेट से बच्चों ये कोई वायर है, ठीक है, ये तो बॉडी वन है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेट्स कॉल इट I1। और इसके आसपास है एक बॉडी टू, ये एक लूप है, ठीक है। तो बच्चों क्लियरली जब वन के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण टू के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होएगी।
है ना। अगर 1 में करंट होगा तो उसके कारण 2 में एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। और जिसको बच्चों निकालने का नॉर्मली मेथड क्या होगा कि आप किसी तरीके से जो भी वन ने फील्ड प्रोड्यूस की इनटू डीए करके इंटीग्रेट करके निकालोगे। ठीक है बच्चों बात। तो बच्चों ये भी पक्का है कि जो B1 होगा वो पक्का I1 के तो प्रोपोर्शनल ही होगा, है ना। वो म्यू नॉट आई अपॉन सम फैक्टर ही होगा ना कुछ, या म्यू नॉट आई इंटू कुछ फैक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि करंट के तो प्रोपोर्शनल ही होती है। तो बच्चों जो phi 2 होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू I1 into some quantities, है ना। और वो जो क्वांटिटीज होंगी हमें पता है कि पक्का कुछ ना कुछ डिस्टेंस रिलेटेड या म्यू ऐसी कुछ क्वांटिटीज होंगी। तो यहीं से हम बच्चों ईएमएफ भी निकालते होते हैं, है ना, कि जो ईएमएफ होएगी वो अगर मान लो एन बॉडी टू के अंदर कुछ टर्म्स हैं तो वो -N2 d phi 2 by dt होगी। राइट, which can be written as -N2 into di1 by dt into some constants जो कि सेम होंगे। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन जरूर है कि मतलब दिस इज अज्यूमिंग कि कोई ज्योमेट्री में चेंज नहीं आ रहा, मतलब ना तो बॉडीज कोई एक दूसरे से दूर जा रही हैं ना उनका खुद का कोई साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, तभी, अदरवाइज तो ऑफ कोर्स चेंज आ जाएगा। सोच लो बच्चों एक बार। अगर वो बच्चों क्वांटिटीज कांस्टेंट ही रही सारी डिस्टेंस वाली, फिर तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर ही आ गई ना बच्चों।
बोलो बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वांटिटी होती है, E2 अपॉन di1/dt। ठीक है, मैं मॉड भी लगा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको हम कहते हैं बच्चों एज m। एंड बच्चों, आप जैसे हमने अभी अभी समझा है कि n तो ईएमएफ के साथ ही आता है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता था? देखो, N2 phi 2 by I1। ये बच्चों मैंने प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है, मतलब जहां पे हम ये मानते हैं कि फ्लक्स में तो n से मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ लो, अगर हम ऐसे ही क्या करते कि भाई हाँ फ्लक्स में भी n इंक्लूड ही हुआ होता है, फिर तो वो सिंपली phi 2 by I1 ही बन जाता है ना। ये अज्यूमिंग कि फ्लक्स में n2 पहले से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने। ठीक है बच्चों, तो तो ये जो क्वांटिटी है बच्चों, अ, मतलब फ्लक्स अपॉन करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ईएमएफ को di/dt से डिवाइड कर दिया, इसको हम कहते हैं एज इंडक्टेंस। और उसका भी एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, वो जो समझ आ रहा है कैसे डिफाइन किया है? अ, एक मैं केस ले लेता हूँ पिछला, उससे आपको मतलब एकदम समझ आ जाएगा। जैसे बच्चों ये हमने क्वेश्चन किया था जब फ्लक्स को डिफाइन किया था। हम्म जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसमें बताओ बच्चों m क्या हुआ अब?
एम क्या बनना था, 1 into 5 कौन आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है। तो ये क्या बन गया, μ0 V/2 पाई इंटू ln ऑफ 1 + L/। तो मेरे पास जस्ट अभी न्यूज आई कि 26 जुलाई से अलाउ कर दिया ऑफलाइन क्लासेस। तो राहुल गांधी जाए सर, बस 26 को ही खोल देना। नहीं मतलब देखो बच्चों, इस बार कोशिश तो ये है कि ऑफलाइन ही कर देंगे, ठीक है। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। मतलब इस बार वैसा कुछ प्लान नहीं है जैसे था ना, कि जैसे पहले था कि आपकी ऑनलाइन ही चली थी। तो वरुण तैयारी कर लो आने की, नब्बे से। हाँ जी बच्चों, तो ये समझ आ गया कैसे निकाली हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमें नहीं पता ये क्या होती है ना, बट चलो डेफिनेशन के हिसाब से समझ आ रहा है कैसे निकलेगी। बच्चों आप इतना समझ पा रहे हो, आपको याद है कि जब हमने कैपेसिटेंस डिफाइन की थी, वो भी कुछ इस तरीके से की थी कि सारी ज्योमेट्री और मीडियम वाली टर्म्स उसके अंदर आ गई थी, एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो भी ज्योमेट्री वाली टर्म्स है और जो मीडियम वाली टर्म्स है म्यू, वो सारी उसके अंदर आ गई ना बच्चों। ये बात बच्चों क्लियर हो गई सबको। ओके, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। ये इसके सेंटर पर एक छोटा सा स्क्वायर लूप पड़ा है,
रेडियस ए का। सर्कुलर लूप का रेडियस आर है। ठीक है। आपको गिवन है कि ये जो ए है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, तो ट्राई टू फाइंड एम। हमें तो ध्यान से करो भाई, करण और ठीक है। हाँ ठीक है। मतलब आप ये लूप छोटे का समझ गए सिग्निफिकेंस? चलो निकालो जो आंसर फटाफट। वरुण, फ्लक्स का फॉर्मूला भूल गया।
बताओ, है ना, क्या करना था बस, फ्लक्स अपॉन करंट। अब फ्लक्स क्या हो गई, सेंटर पे कितनी होगी फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r। एंड क्योंकि लूप छोटा है तो उसको, इस फील्ड को उतने रीजन में कांस्टेंट ही मान सकते हैं। ये ऐसे आ रही होंगी फील्ड लाइंस बाहर को ना, तो दिस अपॉन आई, ये क्या बन गया, म्यू नॉट ए स्क्वायर बाय 2। क्लियर बच्चों? नहीं हर्ष, कुछ और है, मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि मतलब ये एम बता क्या रहा है हमें। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट। तो आपने बच्चों होमवर्क में ये एक्सरसाइज 01 का एफ पार्ट कर लेना है और 3A का ई पार्ट। ओके बच्चों, टेस्ट का सिलेबस अभी आ रहा है आपको कुछ मिनटों में, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, बाय।